जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। मिलेट्स या मोटा अनाज हा हमर शरीर बर बड़ लाभकारी होथे, तेकरे सेती एला श्री अन्न घलो कहे जाथे। मिलेट्स या मोटा अनाज के उपयोग चिकित्सा में पथ्य के रूप में घलो करे जाथे। मोटा अनाज रागी, कोदो, कुटकी, सांवा के चिकित्सकीय उपयोग के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे पर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के प्राध्यापिका डॉक्टर अरुणा ओझा जी ला। डॉक्टर अरुणा जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्ते। डॉक्टर अरुणा जी, आयुर्वेद में शरीर के पोषण में, शरीर ला स्वस्थ रखे में मोटा अनाज के का भूमिका है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिन जिन तत्वों की जरूरत होती है, मिलेट्स में वो सभी तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है जो हमारी मसल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर्स बहुत अधिक मात्रा में होता है, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट होने से इसका डाइजेशन स्लो होता है और ये जितने भी मिलेट्स होते हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा आहार है। इसमें प्रीबायोटिक होता है और ये एल्कलाइन नेचर का है, इसलिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, एसिडिटी नहीं करता। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो मिलेट्स ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। इसमें सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने में मिलेट्स का समुचित मात्रा में युक्तिपूर्वक प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। युक्तिपूर्वक प्रयोग का मतलब कि किसी भी अनाज को किस तरीके से पकाया जाए, किन चीजों के साथ मिलाकर खाया जाए, किन चीजों के साथ ना मिलाया जाए, कब खाया जाए, किस समय खाया जाए, कितनी मात्रा में खाया जाए, ये सब चीजें जो हैं युक्तिपूर्वक उसका प्रयोग होता है ताकि शरीर को उससे फायदा मिले, किसी तरह का नुकसान ना हो। डॉक्टर अरुणा जी, रोगी व्यक्ति जौन हा कोनो प्रकार के रोग ले पीड़ित है, का मोटा अनाज के उपयोग ले स्वस्थ हो सकते? देखिए, बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो साध्य होती हैं, कुछ असाध्य होती हैं, लंबे समय तक शरीर में रहती हैं। बीमारी का इलाज करने के लिए केवल अनाज अकेला पर्याप्त नहीं होता, हमें कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। उसमें जिस तरह की बीमारी है उसके अनुरूप हमको औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, हमको अपने खान पान और आहार में परिवर्तन करना पड़ता है और इसके साथ साथ जीवन शैली में भी परिवर्तन करना पड़ता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी। आयुर्वेद में कहा गया है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। मतलब आयुर्वेद में पथ्य आहार विहार का बहुत अधिक महत्व है। जब तक हम किसी बीमारी की चिकित्सा में सम्यक पथ्य आहार विहार को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम बीमारी का समूल इलाज नहीं कर सकते। आयुर्वेद में जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक संतर्पण जन्य व्याधियां जो ओवर न्यूट्रिशन के कारण होती हैं और अपतर्पण जन्य व्याधियां। जो पहला ग्रुप है संतर्पण जन्य व्याधियों का, उन सभी में रोगी को स्वस्थ करने के लिए मोटा अनाज का नियमित सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अरुणा जी, अभी आप संतर्पण जन्य व्याधि बतात रहे हो, का होते ये संतर्पण जन्य व्याधि है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम या किसी तरह का व्यायाम नहीं करता, दिन में सोता है, रात में देर तक जागता है, जिसका मेटाबॉलिज्म या जिसकी जठराग्नि भी विकृत है और इन सब चीजों के बावजूद वो बहुत अधिक कफवर्धक, मेदवर्धक खान पान जैसे घी, तेल, खोए से बने हुए जो व्यंजन है या बहुत अधिक मीठी चीजों का, अभिसंधि और पिच्छेल आहार का नियमित प्रयोग करता है और अधिक मात्रा में प्रयोग करता है, या जिसको अभी आधुनिक भाषा में हम हाई कैलोरी डाइट बोलते हैं, इस तरह की चीजों को जब लेता है तो संतर्पण जन्य व्याधियों की संभावना ज्यादा होती है। संतर्पण जन्य व्याधियों में जैसे मोटापा, डायबिटीज है, कई तरह के हृदय रोग हैं, कैंसर, आमवात और त्वचा संबंधी विकार, ये सब संतर्पण जन्य व्याधियां हैं। इन सभी तरह के आहार विहार के कारण अभी कई ऐसी व्याधियां हो गई हैं जिनके लिए एक अलग ग्रुप बन गया है जीवन शैली जन्य विकार, और ऐसा ही एक वर्ग है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। तो ये सभी तरह की व्याधियां संतर्पण जन्य व्याधियों में आती हैं। ऐसी व्याधियों में मिलेट्स का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
और पथ्य के रूप में हमें इसका नियमित सेवन करना चाहिए। डॉक्टर अरुणा जी, प्रमुख मोटा अनाज कौन कौन से है और कोई विशेष रोग ले मुक्ति बर कौन से मोटा अनाज के उपयोग करना चाहिए? रागी, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, कुटकी, कंगनी ये प्रमुख हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इनको तृण धान्य या शुद्र धान्य के अंतर्गत रखा गया है। एक अनाज और है जौ या बार्ली, जो तृण धान्य के अंदर या मोटे अनाज में नहीं आता, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। और आचार्य चरक ने जौ का प्रतिदिन सेवन करने के लिए कहा है। बहुत सारी व्याधियां हैं जहां पर हम मोटे अनाज का उपयोग पथ्य के रूप में कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति तो इसका उपयोग करता ही है, लेकिन इसमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उसके आधार पर कई व्याधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का प्रतिशत बहुत अधिक है, तो रागी यदि हम देखें, रागी, कुटकी, इनमें आयरन का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। तो रागी, कुटकी, ज्वार, बाजरा, इनका उपयोग हम एनीमिया में कर सकते हैं। एक उम्र के बाद या मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या मिलती है, जिससे हमारी हड्डियां जो हैं वो स्पॉन्जी हो जाती हैं, जिसके कारण फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। रागी और कोदो में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, इसलिए जिनमें हड्डियां कमजोर हैं या अगर हमको उससे बचना है तो रागी और कोदो का उपयोग करना चाहिए। साथ साथ बच्चों को भी कैल्शियम की जरूरत होती है, गर्भवती माताओं को, ओल्ड एज में, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको भी बहुत अधिक कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी हम रागी और कोदो का उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कोदो, जौ और कुटकी का उपयोग अच्छा है। इसी तरीके से कुटकी का उपयोग जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जिनको बार बार श्वसन संस्थान का इन्फेक्शन होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए रागी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको सात्विक आहार बोला है और ये निगेटिविटी को कम करता है। किशोरावस्था जो होती है वहां पर हमको कैल्शियम और आयरन की जरूरत पड़ती है, तो उनमें रागी, कुटकी और बाजरा का उपयोग। इसी तरीके से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, जहां बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, वहां पर कोदो का उपयोग बहुत अच्छा है। कोदो, कुटकी और रागी का उपयोग हम मोटापा से जो पीड़ित हैं वहां पर भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है या आईबीएस की प्रॉब्लम या सीलिएक डिसीज है, वहां पर भी हम मोटे अनाज का उपयोग कर सकते हैं। बाजरे का उपयोग, अभी सीकेडी की प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जो किडनी की बीमारी है ये बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है, तो वहां पर बाजरा का उपयोग कर सकते हैं। कुल मिला के हम देखें तो जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसमें सभी तरह के पोषक तत्व कम या अधिक मात्रा में है, तो एक ही अनाज का उपयोग हम लंबे समय तक ना करके उसको हम चेंज करके या मल्टीग्रेन आटा बना के या मल्टीग्रेन तैयार करके हम उसका खिचड़ी के रूप में उसका उपयोग करें, तो ये हमें सभी तरह की बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर अरुणा जी, लइका मन के आहार में मोटा अनाज ला कैसे शामिल करन? बहुत ही बढ़िया आपने पूछा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, उनके मन में ये शंका होती है कि मिलेट्स का उपयोग क्या डायबिटीज के पेशेंट या जिनको मोटापा है क्या वही लोग कर सकते हैं या किस उम्र के लोग कर सकते हैं? तो ये एक अनाज है, इसका उपयोग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब बच्चा माँ का दूध पीता है और उसके बाद उसका अन्नप्राशन होता है, जब वो अन्न लेना शुरू करता है, तो रागी और बाजरा को वीनिंग फूड बोला गया है। मतलब उस समय भी 6 महीने के बच्चे को भी हम रागी और बाजरा का उपयोग करा सकते हैं, लेकिन बस हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि रागी और बाजरा भी थोड़ा रूक्ष अन्न है, तो लेकिन बहुत ही अधिक पोषक होता है, तो हम उसका उपयोग जब बच्चे को अन्न का उपयोग कराना शुरू करें तो बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करें और दूध, घी और गुड़ के साथ मिलाकर करें। और इसी तरीके से अगर हम नमकीन बना रहे हैं तो भी वहां पर हम घी का उपयोग करें। फिर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें विकास होता रहता है, तो उनको प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है, तो वहां पर भी हम रागी, बाजरा का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी आयरन और कैल्शियम की जरूरत होती है। साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं या मेनोपॉजल स्टेज होती है, वहां पर भी हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, वहां पर भी मिलेट्स का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन बस एक बात है कि जो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है, ये वो अवस्था होती है जहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर हमारी जीवन शैली भी थोड़ी अनियमित हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारी जठराग्नि के ऊपर पड़ता है और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो इस समय यदि हम मिलेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि वहां पर हम उन मसालों को ऐड करें साथ में जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। जैसे यदि हम नमकीन व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें हम जीरा, अजवाइन, हींग, लहसुन, अदरक इनका उपयोग करें। यदि हम कोई मीठा व्यंजन बना रहे हैं तो उसके साथ हम इलायची, सौंफ और दालचीनी को ऐड कर सकते हैं। साथ ही खाना खाने के बाद हम छाछ या तक्र का प्रयोग करें। इसमें विटामिन सी होता है जो मिलेट्स के पोषक तत्वों को बढ़ा देता है, और हम विटामिन सी के लिए आंवले का उपयोग भी कर सकते हैं।
जब हम बच्चों में मिलेट का उपयोग करते हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मिलेट को हम सुपाच्य बनाएं ताकि बच्चे का डाइजेशन प्रॉपर हो, उसको किसी तरीके की पाचन से संबंधित समस्या ना हो। तो मिलेट का उपयोग करने के लिए उसको हम पानी में 12 से 24 घंटे तक भिगाएं और भिगाने के बाद उसको हम सुखा लें। सुखाने के बाद हम उसको थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर हम चाहें तो उसका खिचड़ी के रूप में प्रयोग, या हम जैसे पंजीरी बनाते हैं वैसे हम इसको पीस कर और इसका प्रयोग हम दूध और गुड़ के साथ कर सकते हैं, जिससे वो बहुत अधिक सुपाच्य होता है और उसके पोषक तत्व बच्चे को बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। मतलब जब हम उसको पीस लेंगे और दूध में मिलाएंगे तो उसका जो पूरा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वो पूरा फ्रैक्शन में आ जाता है। तो माल्ट बहुत अच्छा उसका बन जाता है। मतलब उसको पहले से ही अगर भिगा दें, हर बार तो भिगा नहीं सकते, तो जैसे बेबी फूड बनाते हैं तो उसको भिगा दें, पहले ही धो के सुखा दें और फिर भून के और फिर उसको अपन चाहे खिचड़ी बनाएं, चावल बनाएं, रोटी बनाएं, फिर पीस के उसका उपयोग करें। डॉक्टर अरुणा जी, बुजुर्ग व्यक्ति मन हा मोटा अनाज ला अपन आहार के हिस्सा कैसे बना सकते? पहले तो हर उम्र के व्यक्ति मोटे अनाज का उपयोग करते ही थे, लेकिन हमें एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो मोटे अनाज हैं वो थोड़े से रुक्ष होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ये वात को बढ़ाने वाले होते हैं। वृद्धावस्था जो होती है उसमें प्राकृतिक रूप से वात बढ़ा हुआ होता है, तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में मिलेट्स का उपयोग ना करें और जब भी वो इसका उपयोग करें तो साथ में गाय का घी, शुद्ध घी जो होता है उसका सेवन भी वो पर्याप्त मात्रा में करें। और यदि किसी व्यक्ति को, कोई बुजुर्ग व्यक्ति वात रोग से पीड़ित है, जैसे उसको यदि आर्थराइटिस है, कमर दर्द है या बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है, सियाटिका है या नींद नहीं आने की समस्या है, तो ऐसे समय में वो मिलेट्स का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में ना करे और विशेष रूप से रात के समय में इसका उपयोग ना करे। साथ ही बारिश और ठंड के मौसम में अगर मिलेट्स का उपयोग कर रहा है तो उष्ण जल का सेवन करे ताकि आहार का पाचन सम्यक रूप से हो जाए। दरअसल क्या होता है कि एक ही अनाज जो है वो एक उम्र में या एक बीमारी में सबके लिए सुटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसे वृद्धावस्था में भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, तो वहां पर उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका डाइजेशन कैसा है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति जो है बहुत दुबला पतला है और उसको साथ में वात की बीमारियां भी हैं, तो उसको बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी वो मिलेट का उपयोग करे तो वहां पर साथ में स्निग्ध चीजें जो हैं जो उसकी रुक्षता को कम करती हैं, जैसे घी, तेल है, इसका सेवन भी पर्याप्त मात्रा में करे। यदि वो केवल मिलेट का उपयोग कर रहा है और इस डर से कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी का सेवन नहीं कर रहा है, तो वहां पर मिलेट्स का नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अरुणा जी, अभी आप बताते रहे हो कि मिलेट्स के साथ घी के उपयोग कर लेवन तो शरीर बर ज्यादा फायदेमंद होही, मगर कई जन मन हा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जही या मोटापा बढ़ जही, ये डर से घी ला कम उपयोग करथे। तो ये संबंध में एक कन बताहू। आयुर्वेद ये मानता है कि जब भी शरीर की जठराग्नि जब कम होती है या मेटाबॉलिज्म जब थोड़ा वीक होता है तो मोटापा बढ़ता है, और गाय का शुद्ध घी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो जो भी खाने की चीज जो अग्नि को बढ़ा रही है वो ना तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी और ना ही मोटापे को बढ़ाएगी। घी का उपयोग यहाँ पर करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अनाज थोड़े से रूक्ष होते हैं और रूक्ष होने के कारण इनका पाचन भी थोड़ा सा मुश्किल से होगा और वो वात को बढ़ाएंगे। तो यदि घी के साथ इसका सेवन हम करते हैं तो इसका डाइजेशन अच्छे से होगा और ये वात, पित्त, कफ इसको सम अवस्था में रखेंगे और शरीर में किसी भी तरह की विकृति नहीं करेंगे और ना ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, क्योंकि मिलेट्स का अपना स्वभाव होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। डॉक्टर अरुणा जी, आप आयुर्वेद चिकित्सक हो जी। आयुर्वेद में तो पथ्य अपथ्य और भोजन के विशेष महत्व है। बिल्कुल। आप हमार श्रोता मन ला ये संबंध में और कोनो संदेश देना चाहूगा? हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति को क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं करेगा, जिसको हम साथ में बोलते हैं, वो अलग हो सकता है। तो आपकी उम्र क्या है, आपको कोई बीमारी है या स्वस्थ हैं, कौन सा मौसम है, ऋतु, देश, अग्नि, इनके अनुसार हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। आपको जो सूट करे वही आप सेवन करिए। मिलेट्स का सेवन करने पर यदि किसी तरह की परेशानी हो तो आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, और ऐसा हम जानते भी हैं कि अति सर्वत्र वर्जिए, इसलिए इसका एक्सेस यूज ना करें। मोटे अनाज के सेवन के साथ खुश रहना और किसी न किसी रूप में शारीरिक व्यायाम और योग करना भी जरूरी होता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए तीनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान दें। डॉक्टर अरुणा ओझा जी, आप हमारे श्रोता मला मिलेट्स के चिकित्सकीय उपयोग के संबंध में, सेवन विधि के संबंध में, स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में अतेक सुघर जानकारी दे हव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।